प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा के विमोचन के मौके पर कहा, खेती और किसान को उद्यमिता की ओर ले जाने के लिए सरकार है प्रयासरत। देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्री समूह की हुई नई दिल्ली में 21वीं बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बैठक में हुए शामिल। राजधानी लखनऊ के सभी स्कूलों में 19 अक्टूबर से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं 2 पालियों में होंगी संचालित। सभी बोर्डों के स्कूलों को सरकार द्वारा एसओपी का कड़ाई से पालन करने का दिया गया है निर्देश। वाराणसी स्थित सब्जी अनुसंधान संस्थान ने ऐसे तरबूजों की प्रजाति विकसित की जो न सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक हैं बल्कि किसान इसकी पैदावार से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा देह विचवा करणी का विमोचन किया, जिसका अर्थ है कि किसी उत्तम कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करना। इसके साथ ही उन्होंने प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल प्रवर ग्रामीण शिक्षा संस्थान किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाला साहब विखे पाटिल ने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया। उन्होंने गांव, गरीब और किसानों के दुख को नजदीक से देखा समझा था। ये उन्हीं का प्रयास है कि जो इलाका कभी अभाव में जीने को मजबूर था, आज उसकी तस्वीर बदल गई है। उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए, गांव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो। डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी ने गांव, गरीब और किसान के दुख को, उसके दर्द को नजदीक से देखा, समझा, अनुभव किया। इसलिए वो किसानों को एक साथ लाए, उन्हें सहकार से जोड़ा। ये उन्हीं का प्रयास है कि जो इलाका कभी अभाव में जीने को मजबूर था, आज उसकी तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज खेती और किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, उद्यमिता की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। बाला साहब विखे पाटिल का मानना था कि अच्छा किसान होने के लिए खेती का कौशल होना जरूरी है। उनके सवाल का उत्तर आज के ऐतिहासिक कृषि सुधारों में है। व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरप्राइज क्यों नहीं कहते। साथियों, बाला साहब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। जमीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। बाला साहब विखे पाटिल जी के इस सवाल का उत्तर आज के ऐतिहासिक कृषि सुधारों में भी है। आज पीएम ने कहा कि चाहे वह एमएसपी को लागू करने और उसे बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोटिंग हो, बेहतर कृषि बीमा हो, सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।
मंत्री समूह की 21वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बैठक में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत साल भर के अंदर अपनी खुद की वैक्सीन बना लेगा। देश में 400 से 500 मिलियन डोजेज वैक्सीन के उपलब्ध करा के देश के 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की क्षमता रख पाएंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86.78% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 77,707 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 62,27,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 11.69% रह गई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.53% हो गई है, जो विश्व में सबसे कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 के प्रति शुरू किए गए जन आंदोलन अभियान में देशवासियों से पूरा सहयोग मिल रहा है। मेरठ जनपद की क्रांतिधरा भी एकजुट होकर इस अभियान में जुट गई है और क्रांतिधरा के प्रभावशाली व्यक्तियों ने लोगों से मास्क लगाने, हाथ धोने के साथ 2 गज की दूरी रखने की अपील की है, जिससे कोविड-19 जैसी महामारी से बचा जा सके। कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा यही है कि हम न केवल स्वयं को अपितु दूसरों को भी इसके संक्रमण से दूर रखें। पूरे देश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक नागरिक पहले से अधिक सावधानी रखे। राष्ट्र के सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका का सदस्य होने के नाते हम सभी से समाज व राष्ट्र को कुछ अधिक अपेक्षा रहती है, परंतु विगत कुछ दिनों से यह देखने में आ रहा है कि हम सब अत्यधिक असावधानी बरत रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिले एवं न्यायालय परिसर में कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है। मित्रों, आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप कोविड-19 से बचाव के सभी निर्देशों का पूरी तत्परता से पालन करें, किसी भी दशा में बिना मास्क के भ्रमण न करें और सदैव 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, मैं उसमें उनका पूर्णतः समर्थन करता हूं और आप सभी से इस अपेक्षा करता हूं और ये सहयोग की आपसे निवेदन करता हूं कि घर से जब भी बाहर निकलें मास्क का यूज जरूर करें, समय समय पर अपने साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का यूज करें और 2 गज की दूरी जरूर एक दूसरे से बना के रखें। इस टाइम जब कोविड-19 पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है और रिलैप्सेस भी हो रहे हैं, उस समय वो चाहते हैं कि देश के सब लोग सब सुरक्षित रहें। इसीलिए मैं अपील करूंगी सब छात्र छात्राओं से, लोगों से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सब लोग मास्क पहने और अपने हाथों को साफ रखें, चाहे वो साबुन पानी से हो, चाहे सैनिटाइजर से हो। सब स्वस्थ रहें, साफ रहें, क्योंकि उसी में हमारा देश बचेगा, हम बचेंगे और सब लोग बचे रहेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए गए जन आंदोलन में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्मॉल इंडस्ट्री से जुड़े लोग पूरी तरह से इस आंदोलन का पालन कर रहे हैं। चांदपुर औद्योगिक स्थान में स्थित सभी कल कारखानों में काम करने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। सभी काम करने वाले वर्करों को जहां मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, वहीं सामाजिक दूरी के साथ उन्हें सैनिटाइजर या साबुन से हाथ साफ करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव और उद्यमी राजेश भाटिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कथन का हम पूरी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। हम सब अपने यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि वे मास्क और सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वाराणसी संसदीय सांसद भी हैं
और जिस तरह से वो बराबर टीवी पे आके हर समय देश के बारे में सोचते हैं, समाज को दिशा देते हैं और हम लोग को ये गाइड करते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम लोग उन्हीं के अनुसरण करते हुए यहाँ पे अपने कामगारों को, अपने कामगार भाई को बराबर दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई मत कीजिए, अपने आप को मास्क लगा कर सुरक्षित रखिए और बराबर हमारे पास मशीन लगी हुई है जिसमें कि सैनिटाइजर आता रहता है, तो आप लोग उससे जो है अपने हाथ को धोइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। कि प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो इंस्ट्रक्शंस कोरोना से बचाव करने के लिए दिए, आज आईआईए के सारे मेंबर, सारे उद्यमी उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। हम लोग अपने कारखानों में भी उसका पालन करा रहे हैं और साथ के साथ शहर में अपने आसपास लोगों को भी प्रचार प्रसार करके बता रहे हैं। और उसका अभी जो लेटेस्ट वर्जन है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना चूँकि धीरे धीरे 6-7 महीने हो गए तो लोग थोड़ा सा ढीले पड़ गए थे, लेकिन अभी जो एक आह्वान प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, हम लोग उस पर बिल्कुल अक्षरशः अमल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए हम लोग सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं और बीच में साबुन से भी हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर छिड़कवाते हैं कारखाने में पूरे। और उसके बाद तो लेबरों से 2 गज की दूरी पे सबको रखते हैं। इस प्रकार से काम कर रहे हैं। जब तक दवा इसका नहीं निकल जाता है तो कोई इलाज इसका है नहीं। जब तक दवा नहीं निकले तब तक हम लोग इसी तरह से अपना काम करते रहेंगे, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहेंगे, बार-बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे। कोरोना संक्रमण की अभी तक कोई दवाई नहीं है, इसलिए कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इससे बचाव से ही हम बच सकते हैं। कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने के बाद भी घबराने की जरूरत नहीं होती। लखनऊ के अखंड प्रताप और उनकी पत्नी संक्रमित होने के बाद जल्द ही ठीक हो गए और इसके बाद अखंड ने अब तक 2 बार अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया है, जिससे औरों को इस बीमारी से उबारा जा सके। कोरोना संक्रमण से बचाव की जरूरत है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर आप कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो भी जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा ही हुआ लखनऊ के रहने वाले अखंड के साथ। पेशे से पत्रकार अखंड जून माह में कोरोना संक्रमित हो गए। संक्रमण का यह प्रभाव हुआ कि इनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हो गई, लेकिन इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। हौसले और लोगों के द्वारा मिला उत्साह इनकी ताकत बना और चंद दिनों में ही इन्होंने कोरोना से जंग जीत ली। जिस तरीके से डॉक्टर्स प्रोटोकॉल को लेके चल रहे थे, उन सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना, सुबह थोड़ी सी योगा करना और जो नाश्ता और जो भोजन था वो भोजन करना, दवा लेना, और ऐसी कोई बात है नहीं। ये सिर्फ फ्लू की तरह है। बस ये है कि फ्लू का घाव थोड़ा ज़्यादा है, संक्रमण थोड़ी तेज़ी से होता है, तो उसमें एहतियात की थोड़ी एक्स्ट्रा ज़रूरत है। ये महसूस मैंने किया और डॉक्टर्स की भी यही राय थी। तो फिर लगभग 4 दिन में 2-3 दिन मैं वहाँ रहा और उसके बाद 3 दिन बाद चूँकि वाइफ भी पॉजिटिव आ गई थी, फिर हम दोनों लोगों को शिफ्ट कर दिया गया KGMU हॉस्पिटल में। वहाँ हम 2 दिन रहे और फिर उसके बाद 2 ही दिन में हम लोग नेगेटिव आ गए और दोनों ही लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरी अपील यही है, ठीक है, आप दूरी डिस्टेंस जो है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, लेकिन मानसिक तौर पे उनका संबल बने। जो लोग ऐसी किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, वो जो पॉजिटिव हो जा रहे हैं, उनको मानसिक संबल देने में आप पीछे ना हटें। आपके पास कोई है, आपके परिवार में कोई है, आपके समाज में कोई है, तो आप उसको मानसिक तौर पे संबल दे सकते हैं। ठीक होने के बाद अखंड को औरों की मदद करने की सूझी। संक्रमित हुए रोगियों को ठीक होने के लिए प्लाज्मा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे में अब तक अखंड 2 बार अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं, जिससे औरों की जिंदगी बचाई जा सकी। मेरे मन में ये था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो पहला काम करूंगा कि मैं प्लाज्मा डोनेट करूंगा, ताकि किसी की जान तो बच सके इसके जरिए। तो ठीक हुआ तो मैं गया। इत्तेफाक से बीच के दिनों में फिर एक मौका मिला, किसी का फ़ोन आया कि उनको प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि अभी अगर मैं चेक कराता हूँ, अगर मैं इस लायक हूँ कि मैं दे सकता हूँ तो मुझे देना चाहिए। फिर मैं गया तो KGMU में दोबारा डॉक्टर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने दोबारा चेक किया तो काफ़ी अच्छी एंटीबॉडीज़ थी बॉडी में, तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा दे सकते हैं। तो फिर मैंने दोबारा डोनेट किया। ये एक सामान्य सी चीज़ है। मैं सभी से अपील करता हूँ, पहले भी कर रहा हूँ, पहले भी करता आ रहा हूँ, अभी भी करता हूँ कि ज़रूर प्लाज्मा डोनेट करिए। इसका नुकसान कुछ नहीं है, आप किसी की ज़िंदगी बचा लेते हैं और जब कुछ दे पाने का जो अनुभव है ना, वो अलग ही सुख देता है। कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों को भी अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, ताकि औरों की मदद हो सके और कोरोना से जंग में उनकी भी भागीदारी बनी रहे। संक्रमण से उबरने के बाद अखंड ने 2 बार अब तक अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। औरों की जिंदगी बचाने के लिए उनके मन में ये जज्बा आया
आप भी इनसे एक मिसाल ले सकते हैं औरों की जिंदगी बचाने के लिए। जो लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि और लोग भी कोरोना से ठीक हो सके। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कोरोना संक्रमण काल में भी गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। बाराबंकी जिले के गरीब मजदूर के 60 वर्षीय पिता, जिनकी दोनों किडनी खराब होने के दौरान कोरोना संक्रमित होकर गंभीर स्थिति में पहुंच गए थे, जिनको बेहतर इलाज के लिए निजी मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भर्ती कराया गया, जहां मरीज को एक्सपर्ट डॉक्टरों द्वारा दोनों गुर्दों की डायलिसिस के साथ कोविड का फ्री ट्रीटमेंट मिला और मरीज रजी अहमद महज 12 दिनों में कोविड-19 को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अब रजी आयुष्मान योजना की सराहना कर रहे हैं। बाराबंकी जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत कोविड-19 के सैकड़ों मरीजों को फ्री में इलाज की सुविधा मिल चुकी है। इस संबंध में डॉक्टर अभिषेक ने बताया है कि बाराबंकी निवासी रजी अहमद, जो कि गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे, साथ ही कोरोना संक्रमित भी थे, जिनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से फ्री में इलाज मिला। मेरे पापा से कोरोना हो गया था 1 महीना पहले। उनको जो इन हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करवाए। आयुष्मान भारत की सहायता की वजह से उनका फ्री में इलाज हुआ है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं। हाँ, मैं गुर्दे का मरीज हूँ। मेरा इलाज चल रहा है और मुझे कोरोना हो गया था तो इन अस्पताल में मैं भर्ती हुआ हूँ और मुझे आयुष्मान कार्ड से पता चला कि इससे इलाज हो जाएगा, तो उससे हमारा इलाज हुआ और मैं घर आ गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सहायता हमें दी। इसलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं। कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये अति महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जनपद स्तर पर अब कोविड आयुष्मान भारत के लाभार्थी जो कोविड पॉजिटिव है उनको भी इलाज मिलना प्रारंभ हो गया है। पहले कोविड के मरीजों के जो नॉन आयुष्मान के लाभार्थी थे उनका भी इलाज मिल रहा था, लेकिन अब लाभार्थियों को भी कोविड का इलाज मिल रहा है। इसी क्रम में आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि रजी अहमद नाम का एक मरीज जो कि आयुष्मान भारत का लाभार्थी था, ये गुर्दे की बीमारी से जूझ रहा था और कोविड पॉजिटिव हो गया था। वर्तमान में इसका इलाज हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किया गया। वहाँ 12 से 15 दिनों तक ये एडमिट रहा और वह पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर को चला गया। इसी तरीके से अन्य विभिन्न और आयुष्मान के लाभार्थी हैं जिनको तरह तरह के इलाज मिले और कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी वो पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घरों को चले गए। प्रदेश सरकार के हाथरस के पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। उस पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौका मुआयना किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पीड़िता के परिवार को साथ लेकर सीबीआई घटनास्थल पर पहुंची और जांच की। सीबीआई टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच में लगी रही। हाथरस जिले के चंदपा कोतवाली इलाके के बूलगढ़ी गांव में एक युवती से कथित गैंगरेप मामले में रविवार को सीबीआई की टीम हाथरस पहुंची थी। सोमवार को उसने केस में संबंधित दस्तावेज आदि लिए थे। जांच के क्रम में सीबीआई टीम पीड़िता के गांव पहुंची। सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार से मिली। पीड़िता के भाई को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। पीड़िता की मां की तबीयत ठीक न होने के कारण एम्बुलेंस द्वारा उन्हें बाद में मौके पर बुलाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा ताकि जांच के समय किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके। इसके लिए पुलिस ने गाड़ियों की एक लंबी कतार घटनास्थल के पास लगा ली थी। राजधानी लखनऊ के सभी स्कूलों में 19 अक्टूबर से कक्षाएं सुबह 8:50 से शाम 3:20 तक चलेंगी। पहली पाली में सुबह 8:50 से 11:50 तक 9वीं और 10वीं की कक्षाएं चलेंगी। वहीं दूसरी पाली में दोपहर 12:20 से शाम 3:20 तक 11वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी। प्रशासन ने अनुमति दे दी है। सोमवार को शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधकों को जारी एसओपी के अनुसार स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कक्षाएं संचालित करने के लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का सभी स्कूलों को पालन करना होगा। CAIOS डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने सभी बोर्डों के स्कूलों को सरकार द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोविड प्रोटोकॉल के तहत छात्रों का अवकाश एक साथ ना करें।
बल्कि छोटे छोटे समूह में एक एक करके जाने दें। किसी छात्र, शिक्षक या अन्य किसी स्टाफ को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो तो प्राथमिक उपचार देते हुए घर भेज दिया जाए। जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 1800 1805 145 पर कॉल कर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की 42वीं अहम बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि कंपनसेशन सेस के मुद्दे पर परिषद ने आम सहमति कायम नहीं हो सकी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि राज्यों को कंपनसेशन सेस के लिए उधार लेने पर अपने खजाने से 1 रुपए का नहीं खर्च करने पड़ेंगे। ब्याज और मूल के भुगतान के लिए नहीं देने होंगे, बल्कि पूरा भुगतान सेस के जरिए ही दिया जाएगा। No consensus arrived on a matter on which differences exist. The GST Council can certainly take a call on cess, collection of cess, extending the period of collecting the cess. Every one of us agree that this compensation cannot be paid out of states' other resources. Yes, agreed. Everyone has agreed on that. So there is no dispute. And therefore that was reiterated by us. At least I had to really appeal to all the members saying that there is no dispute, we may have differences. प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की कोशिशें का असर दिखने लगा है। फूड एंड बेवरेज मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको मथुरा के कोसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 814 करोड़ रुपए का निवेश के लिए प्लांट स्थापित करेगी। 35 एकड़ जमीन पर लगने वाले इस प्लांट में पेप्सिको अपने चिप्स ब्रांड लेज और कुरकुरे का उत्पादन करेगी। इस व्यवस्था से 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये यूनिट 2021 के मध्य तक चालू हो जाएगी। पेप्सिको इंडिया के अध्यक्ष अहमद अल शेख ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पहले इस प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्तावित था, जिसको अब बढ़ाकर 814 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद और कन्नौज के आलू किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। कंपनी चिप्स बनाने के लिए हर साल इन जिलों के किसानों से 60,000 टन आलू खरीदेगी। प्रदेश में युवाओं को खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए और ज्यादा मौके मिलेंगे। नव प्रयोग कर युवा अपना नया उद्यम स्थापित करने के लिए उन्हें सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। अब तक सूबे में 2850 स्टार्टअप स्थापित हुए हैं और इनकी संख्या बढ़कर 10,000 हो जाएगी। स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए कम से कम 100 स्टार्टअप केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत हर जिले में एक स्टार्टअप केंद्र होगा, जहां पर विशेषज्ञों की देखरेख में युवा नव प्रयोग को मूर्त रूप देगा, साथ ही खुद का रोजगार स्थापित करेंगे। प्रदेश में 18 स्टार्टअप केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और जल्द ही इन केंद्रों का विस्तार हर जिले में होगा। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र स्थापित करने के काम में तेजी लाई गई है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जहां किसानों के लिए बिल ला रही है, वहीं सरकारी संस्थान यानी वाराणसी स्थित सब्जी अनुसंधान संस्थान ने ऐसे तरबूजों की प्रजाति विकसित की है जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है और किसान इसको पैदा कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक से बात की हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर ने। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जगदीश सिंह जी। जगदीश सिंह जी, ये जो आपने अभी तरबूज की वैरायटीज दिखाई हैं, इनकी क्या खासियत है और ये किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे किसान भाई है जो हमारे उपभोक्तागण हैं, उन्होंने देखा होगा कि मॉल्स में उनको अलग अलग रंग के तरबूज आते थे जो ज़्यादातर विदेशों से आयात किए जाते थे। पहली बार भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने 3 विभिन्न रंगों के तरबूजों की प्रजातियों को विकसित करने का कार्य किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक जो है वो नारंगी रंग लिए है जिसमें कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो आम भाषा में जिसको हम विटामिन ए कहते हैं। तो ऐसे तरबूज के सेवन से आपकी आंख की रोशनी और विटामिन ए की जो शरीर की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सकती है। दूसरा जो हमारा लाल रंग या जो गुलाबी रंग का आपको तरबूज दिखाई दे रहा है, इस प्रजाति में लाइकोपिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो एक स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी में आजकल इम्यूनिटी की काफ़ी बात
हो रही है, तो ये इम्यूनिटी डेवलप करने में आपका बहुत सहयोग करेगा। तीसरा, जो पीले रंग का एक प्रजाति आपको दिखाई दे रही होगी, यह प्रजाति विशेष रूप से ल्यूटीन नाम का एक तत्व इस प्रजाति में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो एक बार पुनः आपके आंख की रेटिना को और सुदृढ़ और मजबूत करने में, यानी आंख की रोशनी को मजबूत करने में सहायक होगा। ये साइंटिस्ट हैं केशव गौतम, जिन्होंने इस पे काम किया है। केशव जी, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? पिछले 6 साल से इस शोध में लगे थे कि जो पीला कलर होता है, येलो कलर, वो कैरोटीनॉइड से काफी भरपूर होता है। तो हमारा यही 6 साल से इसी पे शोध चल रहा था कि किस तरह से हम किसानों के लिए नए नए फाइटोकेमिकल्स की किस तरह से उनकी बॉडी को उपलब्धता हो। तो इसलिए हम इस पे काम कर रहे थे और हमने इस पे सफलता पाई है। हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, अपने आंख की रोशनी को बढ़ाने के लिए इस तरबूज का प्रयोग कर सकते हैं। और थाली में कई प्रकार के, कई कलर के जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो भी हम पा सकेंगे। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।